हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करा है फॉर योर अपकमिंग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विद यूनिवर्सिटी फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करा है, ये जनरली बहुत से पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है। सो आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिएगा। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, आपके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विद यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि आपके पहले एग्जाम जो है आपका ये 20 अप्रैल को होने वाला था। अब ये एग्जाम 1 मंथ एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आपका ये एग्जाम जो है 10 मई 2022 को कंडक्ट करवाया जाएगा। और यहाँ पर मैंने डेट को रिलेटेड, आपकी जो डेट है उससे रिलेटेड एक वीडियो बना रखा है डिटेल में, और उस डिटेल वीडियो की लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखी है। आप उसे एक बार ही देख लीजिएगा, जिसमें मैंने इस यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स को मैंने आपके लिए बता रखा है। अब उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस यूनिवर्सिटी में आपको किस तरीके से पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न आता है, पेपर किस तरीके से आपको पूछा जाएगा। तो याद रखिए, आपका पेपर जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपको 70 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी जिस सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर रहे हो। और पार्ट बी में आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि होते हैं आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड। तो मैं आपको बता दूं कि आपको इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना होता है, यानी आपको एग्जाम में एटलीस्ट 50 क्वेश्चन सही मार्क कर कराना होता है। सो अगर आप हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स, हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट फॉलो करते हो, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप इजीली इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाओगे। क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करें, यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी के हर एक टॉपिक पर आपको वीडियो लेक्चर्स देखने मिलेंगे। एमसीक्यूज प्लस थ्योरी लेक्चर हमने आपके लिए बना रखा है। उसी तरीके से नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने हाईलाइट करा है। नोट में कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपके इंटरव्यू के लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि इंटरव्यू में आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी की बेसिक नॉलेज पूछी जाती है, एंड मॉक टेस्ट आपको देखने मिलेगा, एंड 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ जो कि रिवीजन का काम करेगी। तो याद रखिएगा, सारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट हम आपको हिंदी में भी एज वेल एज इन इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करते हैं। सो आपको हमारे इस कोर्स को रिफर करके जल्द से जल्द हम प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। सो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, इस पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल को इस नंबर पर नहीं लगेगा, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। वहां से 1 क्लिक में ही सारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हमारा जो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट है, ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर, और जो एक्चुअल पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में हमने कवर करे हैं। तो आपको हमारा, अगर आप कोर्स परचेस करोगे, अगर आप हमारा कोर्स फॉलो करोगे, तो आपको कुछ इस तरीके से हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में आपको प्रिपरेशन करना है कि आपको हमारे जो नोट्स है और जो मॉक टेस्ट इसको 1 वीक में कवर कर लेना है। और ये जो 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ है, 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ, ये आप आपके एज अ रिविजन के तौर पर यूज कर सकते हो। आप आपके एग्जाम के 1 दिन पहले, और अगर आप आपके एग्जाम के इवन 4 to 5 आवर्स पहले भी इसको एक बार रीड कर चले जाओगे, तो आप एग्जाम में इजीली क्वेश्चंस को मार्क कर आ जाओगे। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स हैं, उन कई स्टूडेंट्स का फीडबैक है कि उनको हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से डायरेक्टली एग्जाम में 10 to 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो हमारे इस स्टडी मटेरियल को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है। याद रखिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कांटेक्ट करना है। और आप अगर मैसेज करते हो, मैसेज करने के विदिन 15 to 20 मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। सो इस ऐप पर आपको 1 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी, और अगर आप ऐप पर जाते हो तो आपको डायरेक्टली वहां पर सारा कंटेंट इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और ऐप को डाउनलोड करने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो वहां से आप हमारे ऐप को एक्सेस कर सकते हो। एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। If more than two values are there for analyzing mean difference, then which test is to be used? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हम कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज करेंगे जब हमें 2 से ज्यादा ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करना होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एनोवा, बिकॉज
एनेवा टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम मोर देन 2 ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करते हैं। ओके, जब भी हम 2 से ज्यादा ग्रुप के मीन को कंपेयर करते हैं तब हम एनोवा टेस्ट का यूज करेंगे, और जब भी हम सिर्फ 2 ग्रुप के मीन को कंपेयर करते हैं तब हम टी टेस्ट एंड जी टेस्ट का यूज करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम में इस टॉपिक से 2 to 4 क्वेश्चंस आते ही है। आप पेपर में आप इस टॉपिक से 2 से 4 क्वेश्चन आप देख ही लोगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने अपने नोट्स में बहुत अच्छे से इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, आप जरूर उसको देख लीजिएगा। फॉर दिस क्वेश्चन यहाँ पर आपको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एनोवा टेस्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंट्रोल ग्रुप इज अ टर्म यूज्ड इन, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कंट्रोल ग्रुप ये टर्म हम किस रिसर्च में यूज करते हैं। सो कंट्रोल ग्रुप ये टर्म हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यूज करते हैं। अब कंट्रोल ग्रुप क्या होता है हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमें पता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में 2 वेरिएबल्स होते हैं आपके, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड नेक्स्ट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर आपका वाटर एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज प्लांट ग्रोथ। आपको देखना है कि वाटर का क्या इफेक्ट हो रहा है प्लांट की ग्रोथ पर। अब इस केस में क्या हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स आ जाएंगे, जैसे विंड, टेम्परेचर, सनलाइट। ओके, ये सारे आपके एक्स्ट्रा वेरिएबल हो गए। अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ये वेरिएबल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में स्टडी का पार्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो इस केस में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक टर्म आ जाता है और एक वेरिएबल आ जाता है जिसे हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल। तो रिसर्चर क्या करते हैं, इन एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल, और इसे हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप्स। ओके, सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो कि है आपका इस केस में विंड और सनलाइट, इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल या फिर कंट्रोल ग्रुप्स। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट, DOI stands for, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि DOI का फुल फॉर्म क्या होता है। सो पहले तो हम जानते हैं कि DOI होता क्या है। सो जब भी रिसर्च अपने रिसर्च को ऑनलाइन पब्लिश करता है तो उसको एक नंबर मिलता है, उसको हम कहते हैं डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। सो अगर किसी को भी आपका या फिर रिसर्चर का आर्टिकल फाइंड करना है तो वो DOI नंबर के थ्रू आपके आर्टिकल को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर DOI का फुल फॉर्म होता है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ई जर्नल इज डेटाबेस, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इन ऑप्शन में से कौन सी जर्नल एक डेटाबेस है। अब डेटाबेस होता क्या है पहले हम ये जानेंगे। तो डेटाबेस जहां पर बहुत सारे जर्नल्स और आर्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और रिसर्चर यहाँ से अपने रिसर्च के लिए आर्टिकल्स फाइंड आउट करते हैं, सो उसे हम कहते हैं डेटाबेस। सो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन बी जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस एंड ऑप्शन सी इज इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी और सी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों भी आपके साइंटिफिक जर्नल्स है, या दैट्स वाई यहाँ पर आपका दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। देन ऑप्शन है स्कॉपस, यस यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्कॉपस एक ऐसा डेटाबेस है जहां से रिसर्चर अपने आर्टिकल्स को फाइंड आउट करते हैं, और स्कॉपस इज ओन्ड बाय एल्सेवियर कंपनी। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए स्कॉपस। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following sampling methods is based on probability? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी सैम्पलिंग आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होता है। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है कोटा सैम्पलिंग, ऑप्शन सी जजमेंट सैम्पलिंग, ऑप्शन डी कन्वीनियंस सैम्पलिंग। सो ये तीनों भी सैम्पलिंग आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स में आता है, मेथड्स के टाइप है ये तीनों भी, जहां पर रिसर्चर अपने जजमेंट्स, अपने ओपिनियंस और कन्वीनियंस को आगे रखकर पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए
सी एंड डी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि कौन सा सैम्पलिंग मेथड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इट इज द टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एक आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होती है। अब स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होता क्या है, हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में रिसर्चर एक हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन लेते हैं, इस हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को रिसर्चर होमोजीनियस पॉपुलेशन में कन्वर्ट करते हैं और होमोजीनियस ग्रुप्स में कन्वर्ट करते हैं, और इस ग्रुप में से रैंडमली सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रिसर्चर अपने कन्वीनियंस, अपने जजमेंट, अपने ओपिनियन को आगे नहीं रखते हैं, बल्कि रैंडमली पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following tools is good for thesis report? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हम रिसर्च में थीसिस किस टूल में लिखते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए गिवन है एक्सेल। एक्सेल क्या होता है, जिसमें आप डेटा को एनालाइज करते हो, ये डेटा एनालिसिस टूल होता है। एक्सेल आपका डेटा एनालिसिस टूल होता है। एक्सेल में रिसर्चर थीसिस को नहीं लिखते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। सो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो प्रेजेंटेशन बनाने के काम आता है और जिसमें रिसर्चर रिसर्च प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ना कि थीसिस लिखते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी वर्ड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वर्ड डॉक्यूमेंट में रिसर्चर अपने थीसिस को लिखते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ड डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which help researchers all over the world to work together in collaboration। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा टूल होता है जिसकी हेल्प से रिसर्चर पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और एक दूसरे से कोलैबोरेट कर सकते हैं। सो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन सी वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग जैसे हमने अभी देखा, वर्ड प्रोसेसिंग जिसमें रिसर्चर थीसिस राइट करते हैं। सो वर्ड प्रोसेसिंग के थ्रू रिसर्चर एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते और ना ही एक दूसरे से कोलैबोरेट कर सकते, दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या होता है कि रिसर्च में किसी और रिसर्चर के कंटेंट, किसी और रिसर्चर की इंफॉर्मेशन को कॉपी करने को हम प्लेजरिज्म कहते हैं। सो प्लेजरिज्म भी एक ऐसा टूल नहीं होता है जिसके थ्रू रिसर्चर कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर कोलैबोरेट कर सकते हैं, दैट्स वाई आपका यहाँ पर ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन ए आईसीटी। आईसीटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे आप नेम में मीनिंग देख रहे हो कम्युनिकेशन। सो ये आईसीटी एक ऐसा टूल होता है जिसके थ्रू पूरे वर्ल्ड के रिसर्चर और जो भी रिसर्चर को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, कोलैबोरेट करना है, सो इस टूल के थ्रू रिसर्चर एक दूसरे से कम्युनिकेट और कोलैबोरेशन करते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालिटेटिव डेटा यूजेस। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि क्वालिटेटिव डेटा कौन सी स्केल ऑफ मेजरमेंट यूज करता है। ओके, अब हम एक एग्जांपल के थ्रू जानते हैं कि क्वालिटेटिव डेटा में कौन सी स्केल ऑफ मेजरमेंट हम यूज करेंगे। जैसे मान लो शर्ट्स की साइजेस है। ओके, अब यहाँ पर आपने शर्ट के साइजेस को उनके फीचर्स के हिसाब से क्लासिफाई कर लिया कि ये स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। ओके, अब यहाँ पर आपने क्या किया, शर्ट को उनके फीचर्स के हिसाब से क्लासिफाई कर लिया, दैट्स वाई आपके नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट में आएगा। ओके, देन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, शर्ट के साइजेस को पहले आपने स्मॉल लिया, फिर स्मॉल से मीडियम में आए। आपने ऐसा थोड़ी ना किया कि स्मॉल से डायरेक्ट लार्ज पे चले गए। ओके, स्मॉल से आपने प्रॉपर मीडियम लिया, मीडियम से उससे थोड़ा सा एक साइज बड़ा लार्ज ले लिया। ओके, मीन्स यहाँ पर आपने ऑर्डर फॉलो किया है, मीन्स यहाँ पर आप क्वालिटेटिव डेटा में आप ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट भी यूज करेंगे, मीन्स इस शर्ट की साइज में आपने एक ऑर्डर फॉलो किया। ओके, दैट मीन्स आप क्वालिटेटिव डेटा में नॉमिनल एज वेल एज ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट यूज करते हो, दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन बी गिवन है रेशो एंड इंटरवल। सो रिमेंबर रेशो और इंटरवल में आप क्वांटिटेटिव डेटा में आप इस स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करते हो, बिकॉज क्वालिटेटिव डेटा में और यू कैन से नॉमिनल और ऑर्डिनल में जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है। ओके, और क्वालिटेटिव डेटा में नंबर्स नहीं इन्वॉल्व होते,
वैसे हमने देखा नॉमिनल और ऑर्डिनल में कोई नंबर्स नहीं ज्यादा इन्वॉल्व होते, दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वालिटेटिव डेटा यूजेस नॉमिनल एज वेल एज ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट्स, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, either nominal or ordinal scale. Next question. In an aquaculture study, the following variables were measured on each fish: gender, initial weight, body temperature, weight gain. The scale of these four variables in order are. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक स्टडी की गई, एक एक्वाकल्चर स्टडी की गई, मीन्स पानी से रिलेटेड कुछ स्टडी की गई, और इस स्टडी में फिश पर स्टडी की गई, और जैसे उनके फिश के वेरिएबल्स जैसे जेंडर, इनिशियल वेट, बॉडी टेम्परेचर, वेट गेन, इन सारे वेरिएबल्स पर स्टडी की गई। तो ये जो 4 वेरिएबल्स है, ये इन 4 वेरिएबल्स को स्टडी करने के लिए रिसर्चर कौन से स्केल ऑफ मेजरमेंट्स का यूज करेंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, सो यहाँ पर आपका फर्स्ट वेरिएबल है जेंडर। तो जेंडर को रिसर्चर फिश के जेंडर्स को रिसर्चर उनके क्वालिटेटिव फीचर्स के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे। तो क्वालिटेटिव फीचर्स के हिसाब से जब क्लासिफाई करते हैं हम, तो वो हम नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट में करते हैं। तो यहाँ पर जेंडर को क्लासिफाई करने के लिए रिसर्चर नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करेंगे। देन इनिशियल वेट मीन्स इनका वेट देखने के लिए कि कितना वेट है। सो वेट को नंबर्स में आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, वेट आपका नंबर्स में होता है, दैट्स वाई यहाँ पर नंबर्स में हो रहा है। सो आप यहाँ पर रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट्स यूज करेंगे। देन नेक्स्ट इज बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को आप बॉडी टेम्परेचर मीन्स आपका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो आपका जीरो नहीं हो सकता। आपको बॉडी टेम्परेचर में जीरो की कोई मीनिंग नहीं होता है, दैट्स वाई आप यहाँ पर इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करोगे। इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट में जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है, जीरो आपका आर्बिट्री रहता है। देन आपका है वेट गेन अगेन ये रेशो में आएगा। अगर ये देखना है रिसर्चर को कि ये पर्टिकुलर फिश का कितना वेट गेन हो गया, सो कोई फिश का वेट गेन होगा, कोई फिश का वेट गेन नहीं होगा, मीन जीरो वेट गेन होगा। तो जीरो वेट गेन है, दैट्स वाई यहाँ पर आपका रेशो होगा, रेशो में जीरो का कुछ मीनिंग होता है, दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर रिसर्चर फिश के जेंडर को मेजर करने के लिए नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करेंगे। इनिशियल वेट को मेजर करने के लिए रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करेंगे, क्योंकि वेट जीरो भी हो सकता है। ओके, देन नेक्स्ट इज बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए रिसर्चर इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करेंगे, बिकॉज इंटरवल में जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है, और उसी तरह बॉडी टेम्परेचर में जीरो का भी कोई मीनिंग नहीं होता है। देन वेट गेन के लिए रिसर्चर रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करेंगे, बिकॉज वेट गेन जीरो भी हो सकता है, सो रेशो में आपके जीरो का मीनिंग होता है, दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉमिनल, रेशो, इंटरवल एंड लास्ट इज रेशो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। First question, the result undertaken to find the solution to a particular problem faced by a particular organization is dash research. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन ने पर्टिकुलर प्रॉब्लम फेस किया है, और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन किस रिसर्च का यूज करेगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको बस एक ही वर्ड पर फोकस करना है, विच इज पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कभी भी आपके क्वेश्चन में पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक ये दोनों वर्ड आता है, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड विद अप्लाइड रिसर्च। सो यस, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में रिसर्चर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम या फिर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन ए गिवन है आपको फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर न्यू आइडियाज, न्यू थ्योरी, न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं ताकि उनकी नॉलेज इंक्रीज हो सके। बट फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर कोई स्पेसिफिक और पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, दैट्स वाई आपका यहाँ पर ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है विच इज रिलेटेड विद कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज। सो अगेन आपका यहाँ पर ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें रिसर्चर कोई फेनोमेना को एज इट इज डिस्क्राइब करते हैं, और अगेन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में रिसर्चर कोई पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते।
दैट्स वाई अगेन आपका यहाँ पर ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा. सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अप्लाइड रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें रिसर्चर कोई पर्टिकुलर और स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is true about interval scale? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अबाउट इंटरवल स्केल. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए गिवन है. द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज ऑन एन इंटरवल स्केल इज ऑलवेज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बिकॉज इंटरवल स्केल में हमारी जो भी वैल्यूज होती है हम उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल कैलेंडर में आपकी फर्स्ट डेट आती है, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड सो ऑन. सो आप जैसे देखते हो फर्स्ट और सेकेंड डेट के बीच में आपका 24 आवर्स का गैप होता है. ऐसे सेकेंड और थर्ड के बीच में भी 24 आवर्स का गैप होता है. देन थर्ड और फोर्थ जो डेट होगी इसके बीच में भी 24 आवर्स का गैप होता है. सो आपका जो डिफरेंस हो रहा है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन्स सेम ही है. हर डिफरेंस, हर एक डेट्स के बीच में सेम डिफरेंस हो रहा है. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा. इंटरवल स्केल्स में हमारी जो भी वैल्यूज होती है उनके बीच का डिफरेंस जो होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. देन ऑप्शन बी आपको गिवन है इंटरवल डेटा सेट्स हैव नो ट्रू जीरो. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा. तो इंटरवल स्केल्स में आपके जीरो वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं होता है. ओके, देन ऑप्शन सी, यूजिंग इंटरवल डेटा यू कैन कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा बिकॉज क्वांटिटेटिव डेटा में हम इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट्स का यूज करते हैं. सो इस इंटरवल स्केल मेजरमेंट में हम स्टैटिस्टिकल टूल्स के यूज से भी डेटा को मेजर कर सकते हैं. जैसे स्टैटिस्टिकल टूल है आपके पास मीन, मीडियन, मोड. सो ये कैलकुलेट करने के लिए हम इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट का भी यूज कर सकते हैं. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा. सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी बिकॉज यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, बी, सी तीनों भी करेक्ट हो जाएगा अबाउट इंटरवल स्केल. दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल दी अबव. So students, I hope the concept of scales of measurements is clear to everyone. And first question, what are the conditions in which type 1 error occurs? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टाइप 1 एरर कब होता है. अब जब भी रिसर्च परफॉर्म करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं. देन उस प्रॉब्लम पर बेस्ड रिसर्चर हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं. अब हाइपोथेसिस होता क्या है? हाइपोथेसिस एक सेंसिटिव स्टेटमेंट होता है जो कि रिसर्चर के अजम्पशंस और गेसेस पर बेस्ड होता है और उसी अजम्पशन और उसी स्टेटमेंट को रिसर्चर अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं देखने के लिए वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. अब समटाइम क्या होता है, रिसर्चर से कुछ हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में मिस्टेक हो जाती है और उसी मिस्टेक्स को हम कहते हैं एरर्स. अब रिसर्च में दो टाइप्स के एरर होते हैं, एक होता है आपका टाइप 1 एरर एंड सेकेंड इज टाइप 2 एरर. अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टाइप 1 एरर होता कब है. सो इस टेबल से हम देखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. सो टाइप 1 एरर होता कब है? जब नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है. जब हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है और हम उसको रिजेक्ट कर लेंगे तब हमारी फर्स्ट टाइप 1 एरर होगी. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और टाइप 2 एरर कब होता है? जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है और रिसर्चर फिर भी उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका टाइप 2 एरर. और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टाइप 1 एरर कब होता है. सो टाइप 1 एरर जब हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है और रिसर्चर फिर भी उसको रिजेक्ट कर लेते तब होती है आपकी टाइप 1 एरर. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, द नल हाइपोथेसिस गेट रिजेक्टेड इवन इफ इट इज ट्रू. So here option B is the right answer. Next question. Source of data collected and compiled by others is called. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा डेटा कलेक्शन सोर्स होता है जिसमें हम किसी और रिसर्चर, किसी और ऑथर का इंफॉर्मेशन और यू कैन से कंटेंट यूज करते हैं अपनी रिसर्च में. सो रिमेंबर, डेटा कलेक्शन के भी दो टाइप होते हैं. एक होता है आपका प्राइमरी डेटा और सेकेंड होता है आपका सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा में रिसर्चर खुद अपने डिफरेंट मेथड्स यूज करके खुद इंफॉर्मेशन डेवलप करते हैं बाय इंटरव्यूज के थ्रू,
सर्वेस के थ्रू, क्वेश्चनर्स के थ्रू रिसर्चर खुद इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा में रिसर्चर किसी और ऑथर्स का या फिर किसी और रिसर्चर की इंफॉर्मेशन अपने रिसर्च में यूज करते हैं। तो सेकेंडरी डेटा में रिसर्चर खुद इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट नहीं करते, रिसर्चर यहाँ पर सेकेंडरी डेटा में किसी और लोगों का, किसी और ऑथर का, किसी और रिसर्चर की इंफॉर्मेशन कंटेंट अपने रिसर्च में यूज करते हैं, सो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि सैम्पलिंग की जो लिस्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं। सो रिमेंबर, जब भी रिसर्चर रिसर्च परफॉर्म करते हैं, सो रिसर्चर एक पॉपुलेशन लेते हैं और उस पॉपुलेशन के सब पार्ट पर रिसर्च परफॉर्म करते हैं और जिसे हम कहते हैं सैंपल। ओके, सो सैंपल को सेलेक्ट करने के बाद सैम्पलिंग के भी कुछ स्टेप्स होते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आपकी टारगेट पॉपुलेशन क्या होगी। अब टारगेट पॉपुलेशन होता क्या है कि आप जिन पॉपुलेशन पर रिसर्च परफॉर्म करोगे वो आपकी टारगेट पॉपुलेशन होगी। अब टारगेट पॉपुलेशन के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है सैम्पलिंग फ्रेम। अब सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? अब जैसे आपकी जो टारगेट पॉपुलेशन है, सो आप ये डिसाइड करोगे कि किन किन लोगों से मुझे डेटा मिल सकता है। सो आप क्या करते हो, सैम्पलिंग फ्रेम में उन लोगों की एक लिस्ट बना लेते हो। सो इसी लिस्ट को आप कहते हो सैम्पलिंग फ्रेम। अब सैम्पलिंग फ्रेम के बाद आप टेक्निक्स यूज करते हो कि किस टेक्निक से आप और किस मेथड से आप सैंपल को सिलेक्ट करोगे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आप सैंपल्स को रैंडमली सिलेक्ट करोगे या फिर अपने कन्वीनियंस और जजमेंट के हिसाब से सिलेक्ट करोगे, आप ये चूज करते हो। एंड नेक्स्ट आप सैम्पलिंग परफॉर्म करते हो। सो इस स्टेप में आप सैम्पलिंग परफॉर्म करते हो। सो लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन, लिस्ट ऑफ टारगेट पॉपुलेशन, आप टारगेट पॉपुलेशन में से उन लोगों के लिस्ट बनाते हो कि जिससे मुझे ऐसा लगता है मुझे इन लोगों से डेटा मिल सकता है, सो उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सैम्पलिंग फ्रेम। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन सी गिवन है पॉपुलेशन फ्रेम। पॉपुलेशन फ्रेम ऐसा कोई टर्म नहीं होता है रिसर्च में, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन ए, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होती है। सो यहाँ पर आप क्या करते हो, रैंडमली पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट करते हो। सो ये आपका एक लिस्ट नहीं होता है, बल्कि ये आपके एक मेथड होता है जिससे आप सैंपल्स को पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सैम्पलिंग फ्रेम। नेक्स्ट, द फर्स्ट पेज ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट इज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्च रिपोर्ट का फर्स्ट पेज क्या होता है। तो रिसर्च रिपोर्ट जिसे हम थीसिस भी बोलते हैं, सो थीसिस का फर्स्ट पेज होता है टाइटल पेज। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन टाइटल पेज के बाद आता है आपका इंडेक्स। इंडेक्स जैसे आपने आपकी बुक्स में देखा होगा कि कंटेंट लिखा होता है और कौन सा कंटेंट और कौन सा चैप्टर कौन से पेज पर है, आपको ये प्रॉपर मेंशन होता है। ऐसे ही थीसिस में और रिसर्च रिपोर्ट में रिसर्चर इंडेक्स लिखते हैं। सो इंडेक्स आपके टाइटल पेज के बाद आता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और बी गिवन है अपेंडिक्स एंड बिब्लियोग्राफी। तो ये आपके रिसर्च रिपोर्ट के और थीसिस के ये एक्स्ट्रा चैप्टर्स में आते हैं। अपेंडिक्स में रिसर्चर क्या करते हैं, उनका जो प्रॉपर टॉपिक होता है उस टॉपिक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि दूसरे रिसर्चर उस इंफॉर्मेशन का यूज करके आगे रिसर्च परफॉर्म करे। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। अपेंडिक्स आपके रिसर्च रिपोर्ट का फर्स्ट पेज नहीं होता है। देन बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी क्या होता है, जिसे हम कहते हैं एक सेट ऑफ, और यू कैन से बिब्लियोग्राफी एक रेफरेंस होता है, लिस्ट ऑफ रेफरेंस। सो रेफरेंस क्या होता है, जिसमें रिसर्चर कोई और रिसर्चर का इंफॉर्मेशन और कंटेंट अपने रिसर्च में यूज करता है। सो रिसर्चर उनका प्रॉपर नेम मेंशन करता है, सो उसे हम कहते हैं रेफरेंस। और एक लिस्ट ऑफ रेफरेंस और सेट ऑफ रेफरेंस को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। दैट्स व्हाई यहाँ पर बिब्लियोग्राफी भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज बिब्लियोग्राफी भी आपके रिसर्च रिपोर्ट का थीसिस का फर्स्ट पेज नहीं होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, टाइटल पेज। टाइटल पेज आपके रिसर्च रिपोर्ट का थीसिस का फर्स्ट पेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, thank you for watching this video. Good luck with your preparation and see you tomorrow with another video.